हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 6th का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ द वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट 2 यानी लेक्चर नंबर 2। ओके, सो कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने ये 2 पूरे पेजेस अच्छी तरह से समझ लिए थे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया था। मैंने उसका वीडियो बनाया है, चैनल में डाल दिया है। लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, वो आप देख लीजिए। इसके बाद ये वाला लेक्चर देखें। ओके, अभी हम लोग ये वाला जो देखने वाले हैं। सो 4.3 विच इज़ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। ओके, एग्रीकल्चर उस समय वैदिक लिटरेचर, वैदिक सिविलाइजेशन, वेदों की जो वैदिक जो पीरियड था वो टाइम पे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो जानवरों का जो पालन पोषण और उनका जो लेन देन हुआ करता था वो किस तरह, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ यानी कि बिजनेस, ट्रेडिंग, व्यापार किस तरह किया जाता था, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, और एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन था वैदिक पीरियड के टाइम पे। ओके, मैनी ऑक्सन वर योक टुगेदर टू प्लव द फील्ड्स। बैलों को चलाया जाता था खेतों पे, प्लफ करने के लिए खेतों को। आपको मालूम होगा ये बात। द प्लफ हैड आयरन प्लफ शेयर्स, और उस औज़ार को, उस टूल को बोलते हैं जिससे खेत में बैल को चलाने के लिए, ऑक्स को चलाने के लिए जो पीछे इसका जो एक टूल लगता है उसे बोलते हैं प्लफ शेयर्स। उसे हिंदी मराठी में तिफन भी बोलते हैं। ओके, जो चलाने के लिए होता है। द अथर्व वेदा कंसिडर्स इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड अदर एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड सजेस्ट सर्टेन रेमेडीज। काउ डंग वाज यूज्ड एज मैन्योर। अथर्व वेदा में हमको ये पता चलता है कि इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और दूसरे इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े और जो दूसरे जानवर जो कि खेत को ख़राब कर देते हैं, जो फसलें हैं उन्हें ख़राब कर देते हैं, उनसे कैसे बचा जाए वो हमें अथर्ववेदा बताता है। ओके, जैसे अगर किसी चूहे ने खेत को ख़राब कर दिया तो उसकी रेमेडीज़, उसके प्रिवेंशंस हमें अथर्ववेदा में मिलते हैं। और गाय का गोबर जो है, काउ डंग, वो इन चीज़ों में इस्तेमाल हुआ जाता था। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउज एंड डॉग्स एट स्पेशल इंपॉर्टेंस। वैदिक पीरियड में जानवर जैसे कि घोड़े, गाय, कुत्ते, ये इन सब को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और इनका बहुत इंपॉर्टेंस था। काउज वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। काउज को एक्सचेंज में यूज़ किया जाता था, यानी पैसों से नहीं, उसे एक्सचेंज में एक गाय के बदले दूसरी गाय दे देते थे। ओके, दैट इज़ वाई काउज वर हाईली प्राइज्ड, और काउज को बहुत दाम पे बेचा जाता था, या दूसरी काव के जगह पर दूसरी चीज़ों का एक्सचेंज हुआ करता था, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। ओके, तो इसलिए काउज बहुत महंगी हुआ करती थी। पीपल टुक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट देयर काउज वुड नॉट बी स्टोलन, और लोग अपनी गायों को बचाने के लिए बचा करके रखते थे ताकि चोरी ना हो जाए उनकी गाय। ओके, द हॉर्स वर वैल्यूड बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। हॉर्स को उसकी स्पीड के लिए बहुत ही महंगा हुआ करता था। द वैदिक पीपल वर स्किल्ड इन टेमिंग द हॉर्सेस एंड हार्नेसिंग देम टू द चैरियट्स। और जो वैदिक पीपल जो थे, वैदिक पीरियड के टाइम पे जो लोग थे वो बहुत ही गुणवान थे। घोड़े को किस तरह इस्तेमाल करना है, और वो लोग घोड़े को रथ में लगाते थे, किधर ट्रांसपोर्टेशन में रखते थे। वैदिक, हाँ ये हो गया, नहीं यहाँ से ना। चैरियट्स इन द वैदिक पीरियड हैड स्पोक्ड व्हील्स विच आर लाइटर देन सॉलिड व्हील्स। जो चैरियट्स, जो रथ, ये देखिए रथ इस तरह हुआ करते थे। ये ना रथ होता है, रथ। इसकी जो व्हील्स है ना, ये देखो ये रथ है, और ये घोड़ों को यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है। और इसके जो व्हील्स है ना, वो नॉर्मल व्हील्स से हल्के हुआ करते थे, क्योंकि घोड़ों को आगे दौड़ाने के लिए एक स्मूथ व्हील चाहिए। अगर भारी व्हील रखेंगे तो घोड़े आगे नहीं भगा पाएंगे, चैरियट को आगे नहीं खींच पाएंगे। इसीलिए बहुत ही हल्के वाले व्हील्स लगाए जाते थे ताकि जो घोड़े हैं वो आसानी से और स्पीड से चैरियट को, जो रथ है, उसे भगा पाएँ। ओके, ये एकदम हल्के हुआ करते थे व्हील्स, ताकि देखिए पूरा जो भार है
घोड़े रथ का पूरा भार अपनी पीठ पे लेते हैं, इसलिए व्हील्स इनके हल्के हुआ करते थे। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, उनके, ताकि स्विफ्ट एंड स्पीडी, ताकि वो जो अपने रथ को आगे एकदम तेज़ी से और स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के आगे भगाते थे, इसलिए उनके व्हील्स जो हल्के हुआ करते थे। In this period, apart from agriculture and animal husbandry, several other occupations had also flourished. इस पीरियड में एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी और जानवरों का लेन देन और पालन पोषण के साथ साथ दूसरे भी व्यापार किए जाते थे। आर्टिसंस एंड पीपल प्रैक्टिसिंग वेरियस ऑक्यूपेशंस वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। आर्टिसंस यानी कि कलाकार, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे जो ऑक्यूपेशंस करते थे, बहुत सारे दूसरे बिजनेस करते थे। दे फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज श्रेणीज और गिल्ड्स। और उन्होंने मतलब जो कलाकार होते थे, आर्टिसंस, उन लोगों ने अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम है श्रेणीज या गिल्ड्स बोलो, इंग्लिश में गिल्ड्स बोलो, हिंदी में श्रेणीज। द हेड ऑफ द गिल्ड वॉज नोन एज श्रेष्ठी। हाउएवर स्लोली द स्टेटस ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस बिकेम सेकेंडरी। और जो गिल्ड यानी श्रेणीज का जो मतलब कलाकारों का जो हेड हुआ करता था, उन्हें श्रेष्ठी बोला जाता था, श्रेष्ठी। बट हालांकि धीरे धीरे जो इनका जो स्टेटस था, इनका जो महत्व था सोसाइटी में, वो कम होते गया। ओके, आर्टिसंस कलाकार जो बहुत सारे काम दूसरे करते थे, सिर्फ एग्रीकल्चर ही तो ऑक्यूपेशन नहीं होता ना, दूसरे भी काम होते थे, तो उनका भी, लेकिन अलग अलग काम करने वाले जो आर्टिसंस थे, कलाकार थे, वो धीरे धीरे कम हो गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अभी वो टाइम पे 4 अलग अलग टाइप के कास्ट के लोग हुआ करते थे। वेल, कास्ट नहीं, टाइप के लोग हुआ करते थे, जिसे बोला जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, अ वर्णा वॉज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और वर्णा, इसको कास्ट नहीं बोला जाता है, कास्ट में नहीं, वर्णा, ये 4 अलग अलग काम किया करते थे, अलग अलग तरीके के काम किया करते थे, तो इसीलिए ओके। सो इनका ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अलग अलग काम हुआ करते थे। तो आगे देखता हूँ। इन द लेटर पीरियड द वर्णास केम टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और मतलब ब्राह्मण यानी कि जो पंडित होगा, वो पंडितों का ही काम करेगा। क्षत्रिय, ये तीनों का मेरे को नहीं मालूम, बट ब्राह्मण का मालूम है, वो पंडित जैसे काम करते थे, पंडितों का काम करते थे। बाकी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का मेरे को नहीं मालूम। तो वो जो बाद में ये इनका डिटरमाइन यानी पता लगाना, उनको नाम देना। तो ये बाद में जो लोगों का जन्म हुआ करता था, तो उन्हें उनके बर्थ के हिसाब से वर्ण दिया जाता था, यानी तुम ब्राह्मण बनोगे, तुम क्षत्रिय बनोगे, तुम वैश्य बनोगे और तुम शूद्र बनोगे। ओके, अलग अलग बर्थ के हिसाब से उनको नाम दिया जाता था, उनको काम दिया जाता था। दिस गेव टू राइज टू कास्ट। द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। लेकिन इसका लोगों ने गलत मतलब निकाल दिया और कास्ट सिस्टम चालू हो गया, और इसके वजह से लोगों के बीच एकदम इनइक्वालिटी और एकदम मतलब समानता नहीं रही। ओके, इक्वल नहीं थे लोग, उसकी वजह से बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड certain notions about leading in ideal life had became established. There were 4 stages or 4 ashramas from birth to death. The ashrama was the brahmacharya ashrama, or the period of staying with the guru to learn from him. वैदिक पीरियड के टाइम पे पूरी लाइफ में 4 स्टेजेस दिए जाते थे। लाइफ में 4 स्टेजेस हुआ करते थे। ओके, उन्हें आश्रम बोला जाता था। तो बर्थ टू डेथ से मतलब जन्म से मृत्यु तक 4 स्टेजेस लोगों को दी गई थी, मतलब 4 स्टेजेस थी। ओके, द फर्स्ट स्टेज यानी जब पहला आश्रम था,
वो था ब्रह्मचार्य आश्रमा, यानी कि स्कूलिंग। अगर इसको इंग्लिश में मैं बोलूँ तो स्कूलिंग। हम लोग अभी आप लोग अभी आपका जो लाइफ पीरियड चल रहा है वो है ब्रह्मचार्य आश्रमा, यानी अभी आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है आप अभी तक ब्रह्मचार्य आश्रमा में हो, फर्स्ट स्टेज में हो लाइफ के। ओके, आश्रम को फर्स्ट स्टेजेस बोला गया है लाइफ का। ओके, इधर आश्रम को स्टेजेस बोला गया है। आश्रम का दूसरा भी मतलब होता है ना, बट यहाँ पर उसे स्टेज के रूप में बताया गया है। तो जो फर्स्ट स्टेज था वो था ब्रह्मचर्य आश्रमा, यानी कि अपने गुरु से, अपने टीचर से पढ़ना, पढ़ाई करना, सीखना। ओके, 4 स्टेजेस। आपको ये बहुत कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको ब्रैकेट मार के ले लो और रीडिंग कर लो अच्छी तरह से। ओके, द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्रह्मचार्य आश्रमा वॉज द गृहस्थ आश्रमा। जो दूसरा स्टेज था ब्रह्मचार्य आश्रमा के कंप्लीट करने के बाद वो था गृहस्थ आश्रमा। It was expected that during this period a man would carry out his duties towards his family and society with the help of his wife. इसमें ये माना जाता था कि इस पीरियड के टाइम पे, मतलब वो वैदिक पीरियड में जो मैन था उसे अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना था, अपनी ड्यूटीज़ को निभाना था, अपने फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। ओके, अपनी वाइफ के साथ। समझ में आया? मतलब जो शादी होने के बाद जो मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेकंड स्टेज में, सेकंड आश्रम में, वो बताया गया है गृहस्थ आश्रमा। ओके, थर्ड स्टेज वॉज वनस्पताश्रमा व्हेन अ मैन वॉज अभी नेक्स्ट में चलते हैं। When a man was expected to detach himself from the household, retire to a solitary place and lead a very simple life. थर्ड स्टेज में मैन को वो माना जाता था कि अब उसे अपने लाइफ को सारे जो मतलब अभी थर्ड स्टेज से मैन को एक सिंपल लाइफ जीनी है और सब कुछ काम ख़त्म कर देना है और एकदम रिटायर हो जाना है। ओके, हाउस होल्ड यानी घर के कामकाज से रिटायर हो जाना है और एकदम सिंपल सादी ज़िंदगी जीनी है। द फोर्थ स्टेज वॉज द संन्यास आश्रमा। एट द स्टेज द कन्वेंशन वॉज टू रिनाउंस ऑल रिलेशंस, लीड लाइफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नॉट टू स्टे इन वन प्लेस। और जो लास्ट स्टेज है वो था उसमें कि संन्यास ले लेना। संन्यास आश्रमा यानी कि संन्यास ले लेना, मतलब अपने सब रिश्तों को छोड़ देना और अपनी लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी का मतलब ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ना और एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं रहना। ओके, जैसे तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ यात्रा, मतलब एक जगह पर नहीं रुकना, हर जगह पर रहना। समझ में आया? मैं वापस से आपको एक बार रिनाउंस कर देता हूँ, सब रिकॉल करवा देता हूँ। फर्स्ट स्टेज वॉज, वापस हम लोग ऊपर चलते हैं, थोड़ा हार्ड था ये वाला पार्ट, बट आई विल रिकॉल इट फ्रॉम बाय यू। फर्स्ट स्टेज वॉज ये तो सेकेंड स्टेज नहीं, फर्स्ट स्टेज वॉज ब्रह्मचार्य आश्रमा। यहाँ पे सेकेंड स्टेज है ना। फर्स्ट स्टेज वॉज ब्रह्मचार्य आश्रमा। इसका क्या मतलब होता था कि अपने टीचर से पढ़ाई करना, उनसे बहुत सीख लेना, उनसे पढ़ाई करना। ओके, उनके साथ बैठकर पढ़ाई करना, गुरु से पढ़ाई करना। वो ख़त्म होने के बाद सेकंड स्टेज है गृहस्थ आश्रमा। उसमें क्या हुआ करता था, एक इंसान की, एक पुरुष की शादी होने के बाद उसे अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी, परिवार और समाज के लिए बहुत सारे ड्यूटीज़, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है अपनी पत्नी के साथ। ओके, सेकंड स्टेज में गृहस्थ आश्रमा में ये होता है। गृहस्थ आश्रमा का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अपना घर बसाना। ओके, द थर्ड स्टेज वनस्पताश्रमा, व्हेन अ मैन वॉज expected to detach himself from the household, retire to a solitary place and lead a very simple life. जब इंसान को थर्ड स्टेज में वनस्पताश्रमा में अब सब अपना काम छोड़ छाड़ कर
एकदम रिटायर होके अपनी आराम की ज़िंदगी जीनी है, ओके। और शांति सादगी वाली जीवन जीना है, सिंपल लाइफ यानी सादा जीवन जीना है। लास्ट फोर्थ स्टेज संन्यास आश्रम, इसमें क्या होता है, अपने सारे रिश्तों को ख़त्म कर देना, छोड़ देना और ह्यूमन लाइफ का, इंसानी जीवन का मतलब समझने के लिए निकल पड़ना और एक जगह पर नहीं रुकना। समझ में आया? यही है लाइफ के 4 स्टेजेस वो टाइम पे। और ये है गुरु एंड हिज डिसिपल्स। वो टाइम पे स्कूल्स थोड़ी ना हुआ करते थे, पाठशाला बोला जाता था। और ऐसे जंगल के बीच में यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक गुरु अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। लेकिन वो टाइम पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, ओके। आपको दिख रहा होगा गुरु एंड डिसिपल्स यानी अपने गुरु और उसके स्टूडेंट्स। 4.4 रिलीजियस, ओके। 4.4 रिलीजियस आइडियाज़। इन द रिलीजियस आइडियाज़ का मतलब उस टाइम पे क्या क्या लोगों के अंदर लोग क्या क्या रिलीजन के लेकर क्या क्या किया करते थे, धर्म के लेकर क्या क्या किस तरह की प्रैक्टिसेस किया करते थे, ओके। इन द रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ द वैदिक पीरियड, फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज द सन, विंड, रेन, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स एंड रिवर्स वर गिवन एज द फॉर्म ऑफ डाइटीज़। वैदिक पीरियड में जो नेचर का पावर है, नेचर का फोर्स है, प्रकृति का जो ताकत है, ओके, जैसे कि सन, विंड, सूर्य, वायु, बारिश, बिजली, आंधी, तूफान, नदी, ये सब हमें दिए गए थे, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फॉर्म में, ओके। डाइटीज़ यानी दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फॉर्म में हमें दिए गए थे। वैदिक मतलब दिए गए हैं। वैदिक कंपोजिशंस प्रे टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस। और वो टाइम पे यज्ञ किया करते थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में यज्ञ के बारे में बताया था कि वो लोग इन सारे फोर्सेस को, नेचर के, प्रकृति की इन सारी ताकतों को प्रे करते थे यज्ञ के द्वारा, ओके। द वैदिक पीपल पुट ऑफरिंग्स इनटू यज्ञ फायर टू प्लीज़ देम। उन्हें पूजा करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। दीज ऑफरिंग्स वर कॉल्ड हवन, ओके। वो टाइम पे हवी बोला जाता था, लेकिन आज हवन बोलते हैं। यज्ञ भी बोला जाता है। यज्ञ इज़ द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हवी इनटू फायर, यानी हवन कुछ मतलब ऐसे पूजा करना। हवन का यही मतलब समझ लीजिए, पूजा करना। इनिशियली द यज्ञ राइट्स वर सिंपल। स्टार्टिंग में ये यज्ञ का जो किस तरह किया जाता था वो बहुत ही सिंपल हुआ करता था। लेटर ऑन द रूल्स ऑफ यज्ञ बिकेम हार्डर एंड हार्डर, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीस्ट वेंट ऑन इंक्रीजिंग। और बाद में यज्ञ का जो रूल्स थे वो बहुत मुश्किल हो गए, हार्डर हो गए। और फिर पंडितों को ये काम दिए जाते थे। लेकिन नहीं तो पहले जब स्टार्टिंग में लोग खुद ही घर पे अपने किया करते थे यज्ञ। लेकिन जब इसके रूल्स हार्ड हो गए तब पंडितों को ये काम के लिए बुलाया जाता था घर में। इसके बाद 4.4 ख़त्म होने के बाद हम लोगों को ये 4.5 है। पीपल इन द वैदिक पीरियड हैड थॉट अबाउट द नेचुरल फिनोमेना ऑकर। और वो टाइम पे जब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर यानी कोई भी भूकंप या कुछ भी आ जाता था, समर इज़ फॉलोड बाय द रेज, मतलब पीपल इन द वैदिक पीरियड हैड थॉट अबाउट हाउ द नेचुरल फिनोमेना ऑकर। मतलब जब भी कोई भी सीज़न चेंज हुआ करता था तो किस तरह होता था, वो लोग इस तरह सोचते थे। वैदिक पीरियड में लोग सोचते थे कि जो सीज़न है किस तरह चेंज हुआ करते थे। समर जो है, जो गर्मी का मौसम है वो फॉलो किया जाता है बारिश के मौसम से, और जो बारिश का मौसम है वो फॉलो किया जाता है विंटर सीज़न से, ओके। मतलब समर सीज़न जो है वो रेनी सीज़न को फॉलो करते करते आता है, और जो रेनी सीज़न है वो विंटर सीज़न को फॉलो करते करते आता है। समझ में आया? ये इस तरह सोचा करते थे। दिस इज़ अ रेगुलर साइकिल इन नेचर। और यही एक रेगुलर साइकिल है, इसी तरह होता है नेचर में, साइकिल इसी तरह चलती है नेचर की, ओके।
द साइकिल इन नेचर एंड द लाइफ साइकिल दैट मूव्ड विद इट वर टर्म्ड बाय द वैदिक पीपल एज रीटा। और जो नेचर की साइकिल है और जो लोगों की ह्यूमन लाइफ की साइकिल है, दोनों को बोला जाता था, मतलब लाइफ की साइकिल है, हमारी लाइफ की साइकिल और जो नेचर की साइकिल है उसे बोला जाता था रीटा। ओके, वो टाइम पे रीटा बोला जाता था। ओके, समझ में आया? नेचर की साइकिल और ह्यूमन लाइफ की साइकिल को रीटा बोला जाता था। द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज़ अ पार्ट ऑफ द साइकिल इन नेचर। और जो हमारी लाइफ की हमारी जो लाइफ है वो नेचर का ही पार्ट है। डिस्टर्बेंस इन अ साइकिल ऑफ नेचर लीड्स टू कैलामिटीज़। और अगर नेचर की साइकिल में डिस्टर्बेंस आ गया, कुछ अड़चन आ गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और बहुत सारे भूकंप भी आते हैं, कभी नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती हैं, डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। ओके, एवरीवन शुड बी केयरफुल नॉट टू लेट इट हैपन। और हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हमें ये नहीं होने देना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं आने देना चाहिए नेचर की साइकिल में। नोबडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर। किसी को भी नेचर के लॉज को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इट वॉज बिलीव्ड दैट द फॉलोइंग दीज रूल्स वॉज टू फॉलो धर्मा। और ये माना जाता था कि जो भी ये रूल्स को फॉलो करेगा उसका मतलब वो धर्म को फॉलो कर रहा है। ओके, जो ये रूल्स को, नेचर के रूल्स को फॉलो करेगा वो धर्म के रूल्स को फॉलो कर रहा है। यही सिंपल मीनिंग है। समझ में आया ना आपको कि किस तरह वो नेचुरल फिनोमेना से सीजनल चेंजेस के बारे में वो अपनी सोचते थे, किस तरह सोचा करते थे। और नेचुरल साइकिल और ह्यूमन लाइफ की साइकिल को रीटा बोला जाता था। और जो लिविंग बींग्स भी, जो इंसान है, जो कोई भी लिविंग बींग है, वो नेचर का ही पार्ट है। अगर डिस्टर्बेंस आ गई नेचर की साइकिल में तो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है। और हम सबको यह ध्यान देना चाहिए कि डिस्टर्बेंस नहीं आए नेचर की साइकिल में, और हमें नेचर के लॉज को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नेचर के रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। और वो टाइम पे ये माना जाता था कि अगर कोई भी नेचर के रूल्स का पालन कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो धर्म को पाल रहा है, मतलब धर्म को मान रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम 4.5 द लास्ट टॉपिक। इन द वैदिक पीरियड ईच विलेज हैड अ हेड नोन एज ग्रामणी। पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि किस तरह संभाला जाता था गाँवों को। ओके, वैदिक पीरियड में हर एक विलेज को, हर एक गाँव को, एक गाँव के हेड को, गाँव के मुखिया को क्या बोला जाता था? ग्रामणी। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड अ विश। बहुत सारे विलेजेस को समझो, दो से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा विलेजेस का ग्रुप है तो उसे बोला जाता था विश। हुज हेड वॉज कॉल्ड विशपति। और फिर उनके हेड को बोला जाता था विशपति। यानी 3-4 विलेजेस के ग्रुप बना लिए तो उनका भी एक हेड हुआ करता था जिसे विशपति बोला जाता था। सेवरल विश फॉर्म्ड अ जना। और बहुत सारे विश, अगर बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे तो उन्हें जना बोला जाएगा। और लेटर व्हेन द जना सेटल इनटू अ स्पेसिफिक रीजन। और जब जना एक स्पेसिफिक रीजन में, यानी कि गांव बस जाते थे, एक ही रीजन में बसते थे, तो उन्हें बोला जाता था जनापद। ओके, समझ में आया? 3-4 विलेजेस के ग्रुप को बोला जाता था विश, उनके हेड को विशपति बोला जाता था। और बहुत सारे विश, यानी 3-4 विलेजेस के ग्रुप्स, अगर बहुत सारे ग्रुप्स मिला दो ऐसे विलेजेस के, तो उन्हें बोला जाता था जना। और जना जब बाद में जब सेटल होता था, मतलब एक जगह पर सेटल हो जाया करता था हमेशा के लिए, तो उसे बोला जाता था जनापद। ओके, द हेड ऑफ द जना वॉज नोन एज नृपा और राजा। और जना के हेड को बोला जाता था नृपा या फिर राजा, किंग। द मेन ड्यूटीज़ ऑफ द किंग वर टू प्रोटेक्ट द पीपल, कलेक्ट टैक्सेस एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। और जो मेन ड्यूटीज़ थे, मेन काम थे राजा के, वो थे कि लोगों को बचाए रखना, टैक्सेस कलेक्ट करना, लोगों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, टैक्स लेना लोगों से, और अपने राज्य को सही से चलाना। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली द किंग अपॉइंटेड वेरियस ऑफिसर्स। और अपना राज्य चलाने के लिए राजा ने बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था। ओके, द पुरोहित, प्रीस्ट एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी वर ऑफिसर्स ऑफ द स्पेशल इम्पोर्टेंस। जो पुरोहित होता था, यानी कि जो पंडित होते थे, और जो सेनापति होते थे, यानी जो आर्मी का जो एक हेड होता था, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस था, स्पेशल इम्पोर्टेंस था राजा के
राजा मतलब उनके ऑफिसर्स में, ओके, द ऑफिसर हु कलेक्टेड द टैक्सेस वर नोन एज भागदुग। जो ऑफिसर गांव में जाकर टैक्स कलेक्ट करता था उससे बोला जाता था भागदुग। भाग मीन्स शेयर, भाग का मतलब है शेयर। द पर्सन हु कलेक्टेड द किंग्स शेयर ऑफ प्रोड्यूस ऑफ जना वॉज कॉल्ड भागदुग। और जो किंग्स, जो राजा के जो जना पूरे जना का जो आदमी, जो ऑफिसर कलेक्ट करता था टैक्स, उसे बोला जाता था भागदुग। 1 सेकेंड, इसको हटाना मुश्किल है। ओके, देयर वर 4 इंस्टीट्यूशंस हु गाइडेड द किंग, सभा, समिति, विधात एंड जना। वहाँ पर वो टाइम पे 4 इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि जो ऐसे राजा जो लोग थे वो सभा रखते थे, यानी मीटिंग्स रखते थे। उसे क्या बोला जाता था? 4 तरीके की हुआ करती थी, सभा, समिति, विधत एंड जना। ओके, ये 4 तरीके की जो मीटिंग्स हुआ करती थी। 1 सेकेंड, अभी ये लास्ट पैराग्राफ है। स्टूडेंट्स देखिए टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है ना, दैट्स द बिग थिंग। ओके, द पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन देयर वर्किंग। लोग जो होते थे वो राजा के जो स्टेट, राजा का जो राज्य हुआ करता था उनमें काम में हाथ बटाते थे। ओके, मतलब काम में पार्टिसिपेट करते थे। लोग भी राजा के साथ मिलकर काम करते थे। और जो वुमेन थी, जो औरतें थी, वो भी काम करती थी सभा और विधत में। ओके, सभा और विधत 2 मीटिंग्स, जो टाइप का जो मीटिंग्स है उनमें वो काम करती थी। द सभा कंसिस्टेड ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑफ स्टेट, वेयर एज द समिति वॉज द जनरल बॉडी ऑफ द पीपल। सभा जो था वो सीनियर सिटीजन्स यानी जो बूढ़े लोग थे उनके लिए मीटिंग हुआ करती थी, और जो समिति था वो नॉर्मल जो यंग लोग हैं उनके लिए हुआ करती थी। लेटर ऑन द वैदिक थॉट्स, स्मृति एंड पुराणास वर कंपोज्ड। और बाद में वैदिक जो लोग थे उन्होंने स्मृति और पुराणों का निर्माण किया, डेवलपमेंट किया। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द रिलीजियस स्ट्रीम बेस्ड ऑन द वेदास, स्मृतिस, पुराणास एंड लोकल ट्रेडिशंस केम टू बी नोन एज हिंदुइज्म। और वेद, स्मृति, पुराणास, पुराण और लोकल ट्रेडिशंस, इनके सारे लोकल ट्रेडिशंस यानी जो ग्रंथ, जो नॉर्मल से सारे ग्रंथ, उनको मिलाकर बोला जाता है हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म। पुराण को तो पुराण आप जानते होंगे, शिव पुराण, विष्णु पुराण आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो पुराणों का जो निर्माण था, जो प्रोडक्शन था, वो बाद में हुआ, कंपोजिशन बाद में हुआ। ओके, आपको समझ में आया? वेदों का निर्माण, स्मृति भी एक टाइप का ग्रंथ है। वेद, स्मृति, पुराण और लोकल ट्रेडिशंस यानी सारे जो मिलाकर सारे ग्रंथ मिलाकर, सारे ग्रंथों को मिलाकर बोला जाता था हिंदुइज्म। ओके, समझ में आया अच्छी तरह से? आई होप आपको समझ में आया हो। Along with the Vedic stream, there were other religious trends which took a different position from the Vedic one. Vedic stream यानी जैसे कि हिंदू धर्म है, साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे भी धर्म थे जो कि पोजीशन में थे, यानी जो कि एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में थे वो टाइम पे, जो कि उन्होंने भी अपना पैर जमाए रखा था, बोलते हैं ना। ओके, सो वैदिक स्ट्रीम यानी हिंदू धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी वहाँ पर ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड बोल दीजिए। ओके, रिगार्डिंग यज्ञ राइट्स एंड द वर्ण सिस्टम, वी विल लर्न मोर अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। हिंदू धर्म के साथ साथ हम दूसरे धर्मों के बारे में भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपको किस तरह लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में, चैप्टर नंबर 5। आज हम लोगों ने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया, 4th चैप्टर कंप्लीटेड।
वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट। आज नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। कौन से धर्म हुआ करते थे, देखिए धर्मों के बारे में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज हितेश चलानी चैनल एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।